हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9 का हम इकोनॉमिक्स देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़े हैं तो पहला चैप्टर आपका पालमपुर गांव की कहानी से शुरू होता है। ठीक है, इस कहानी से मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब ये है इस कहानी को बताने का मतलब ये है कि जैसे कोई गांव है जहाँ पर मुख्य क्रिया उनकी खेती ही है। ठीक है, और भी छोटी मोटी क्रियाएं होती रहती हैं विनिर्माण की। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे वो जो विनिर्माण इकाइयाँ होती हैं वो कैसे वो प्राकृतिक संसाधनों पर या जो आपकी सेवाएं होती हैं वो कैसे, मतलब ये इन दोनों का जो जुड़ाव है, इन सब का जो जुड़ाव है आपस में, वो किस प्रकार से एक दूसरे को समायोजित करता है, एक दूसरे को गति प्रदान करता है। ठीक है, इसमें यही चीज़ बताने की कोशिश की गई है इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें जैसे अवलोकन अगर करना चाहेंगे तो हम अवलोकन के माध्यम से देखेंगे तो इसमें पालमपुर गांव की कहानी ही है। और इसमें देखिए मानव निर्मित वस्तुएं, यहाँ से इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। ऐसा ही काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी से करेंगे। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया होती है, जबकि अन्य कई क्रियाएं हैं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण है, डेयरी है, परिवहन है, ये सीमित स्तर पर होता है। ठीक है, इन उत्पाद क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा। तो पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार से समायोजित होते हैं। भाई कोई खेती कर रहा है, कोई आजकल आप देखेंगे गांव में कि धान कूटने वाली मशीनें आती हैं। तो धान कूटने वाली जो मशीन लेके डोल रहा है, पूरा गांव गांव टहल रहा है, उसकी आमदनी ही हो रही ना, इसीलिए लेकर वो डोलता रहता है। ठीक है, और आटा पीसने की भी मशीनें चलती रहती हैं गांव एरिया में, आप देखते होंगे छोटी मोटी लगी रहती हैं, है ना। कोई गाय भैंस पाल के रखा है, पशुपालन वाला व्यवसाय कोई कर रहा है, तो कोई डेयरी खोल रखा है। तो इस प्रकार से मतलब एक दूसरे से ये सब कनेक्ट रहते हैं। और दोनों दोनों एक दूसरे के सहयोगी कैसे होते हैं, ये पैसे की आपूर्ति कैसे होती है। ठीक है, यही सारी बातें इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल परिचय से इसकी शुरुआत होगी। पालमपुर आस पड़ोस के गांव कस्बों से भली भांति जुड़ा है। यह बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जा सकते हैं। ठीक है, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या के एक तिहाई है, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो पालमपुर में भी 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं, एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे ना, स्पष्ट है इस विवरण से कि पालमपुर में सड़क, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना में अपने निकट के गाँव में उपलब्ध सुविधाओं से कर सकते हैं आप। ठीक है, एक आदर्श गाँव के रूप में हो सकता है, विकसित गाँव हो सकता है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। और भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जा गया है, वो लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, ये सब शामिल होती हैं। तो एक चीज़ हमको पता हुआ गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। ठीक है, तो उत्पादन का संगठन की बात करेंगे पहले। तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं, सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, उत्पादन का मतलब क्या होता है आपको पता हो गया। वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। क्या क्या वो चीज़ें भाई? पहली बात तो है भूमि। ठीक है, और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, मतलब लोग काम करेंगे, जो लोग काम करेंगे उसमें।
ठीक है। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है और दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की भी ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल जाएगा ना इनको पढ़ने के बाद, कि जो उत्पादन क्रियाएं होती हैं ना, उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। उत्पादन करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें जुटानी पड़ेंगी या किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो एक तो भूमि हो गई, दूसरी हो गई श्रम, तीसरा है भौतिक पूंजी, रुपया, रकम। तो जब उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत होते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? तो उसमें औजार भी आएगा, मशीन, भवन आएगा। ठीक है, ये सब आएंगे किसान के हल से लेकर प्राकृतिक परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये सब औजार, मशीन, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। अब स्थायी पूंजी क्या होती है ये भी आपको पता हो गया। कच्चा माल, नकद मुद्रा चाहिए होती भाई भौतिक पूंजी के रूप में, क्या क्या चाहिए वो आपको पता होना है। ठीक है, तो उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल और नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी किसको को कहते हैं? तो कच्चा माल को और नकद पैसों को। औजारों, मशीनों, भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। ऊपर जैसे हमने देख लिया था ना स्थायी पूंजी, और ये क्या है? कार्यशील पूंजी, मतलब चल आती रहती, जाती रहती, आती रहती, जाती रहती। ठीक है, एक चौथी भी आवश्यकता है। चौथी आवश्यकता क्या है भाई? उस चौथी आवश्यकता के बारे में देखेंगे तो आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री, मतलब चौथी आवश्यकता है बाजार। ठीक है, के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे बोलते हैं मानव पूंजी। ठीक है, एक प्रकार से मानव संसाधन कह सकते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा कार्यशील जनसंख्या, एक टर्म सुना होगा जनसंख्या लाभांश। ठीक है, तो इन टर्म्स पर आपको ध्यान रखना है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में कर लेंगे, मानव संसाधन वाला। ठीक है, चल उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है और जिन्हें कहते हैं उत्पादन के कारक। क्या होता है उत्पादन कारक? आपको पता हो गया। पालमपुर की कहानी के पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। तो पालमपुर में खेती है, तो खेती क्या भैया? भूमि स्थिर होती है ना। तो पालमपुर में खेती उत्पादन के प्रमुख क्रिया काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं और वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। ठीक है, मतलब जनसंख्या बढ़ती लेकिन जमीन नहीं बढ़ती, वो घटती ही रहती है ना। तो पालमपुर में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश अब नहीं रह गई, क्योंकि जनसंख्या अब धीरे धीरे बढ़ ही रही है। ठीक है, भूमि मापने के माप की मानक इकाई होती है हेक्टेयर। यदि गांव में भूमि का माप बीघा में भी होता है, गुंठा में भी होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गुंठा, बीघा नहीं दिया, गुंठा दे दिया गया तो क्या होता है? गुंठा। गुंठा कृषि माप की इकाई होती है। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो करके सकते हैं, तो बताइए। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती, जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है, वेस्ट यूपी की तरह। ठीक है, पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप वेस्ट यूपी में जाएंगे ना, वेस्ट यूपी, और आप इधर मध्य यूपी में भी पहुंच जाएंगे तो भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ज्वार बाजरा जैसा वो फसलें मिलेंगी आपको। इसके बाद अक्टूबर सितंबर के बीच आलू की खेती बहुत बड़े स्तर पर होती है हमारे यहाँ। ठीक है, सर्दी मौसम में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। ठीक है, भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है। वेस्ट यूपी में आप देखेंगे ना तो आलू की खेती क्योंकि बहुत होती है, तो वहाँ पे ना
ये जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, बहुत सारे, बहुत बड़ी मात्रा में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा है लोगों के यहाँ 10,000 एक एक किसान से हम मिले थे, उनके यहाँ 80,000 कट्टी कट्टी छोटी बोरी जो होती है उतना आलू हुआ था। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े किसान हैं भाई उधर वेस्ट यूपी में। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए ठीक है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी होती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। ठीक है, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था भी है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से ठीक है, अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। तो प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लाने प्रारंभ कर दी भाई। परिणाम स्वरूप 70 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी थी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यह जो बीच बीच में दिया गया ना, ये आपको एक स्थिति भी बता रहे हैं यहाँ पे। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र का 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। क्या होती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो ये देखिए आंकड़ा भी दिया गया है यहाँ पे, 2014-15 तक का आंकड़ा है। जुताई का क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, ऐसे आंकड़ा दे दिया जाए 1950-51 से लेकर 2014-15 तक जुताई का क्षेत्र बढ़ता रहा है, या फिर जुताई का क्षेत्र घटता रहा है, या फिर सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि होती रही है, या सिंचाई के क्षेत्र में कमी होती रही है। ऐसा कुछ स्टेटमेंट भी हो सकता है आपके पेपर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ देखिए 129 है तो 157 हो गया, फिर 156 चला, फिर 57 हो गया, तो फिर 56-55 हो गया। तो घट बढ़ लगा रहता है, निरंतर वृद्धि ही नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन लगभग वृद्धि हो ही रही है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में आप पढ़ चुके हैं भैया। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर आप सारणी बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये आप सारणी खुद ही बना देंगे अपना। क्या होता तुम्हारे यहाँ मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 19 ये ठीक है, जमीन के एक टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 60 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उनको खरीदना नहीं पड़ता था। ठीक है, 60 के दशक के अंत में, ये भी याद रखना भैया, 60 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के लिए तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV हाई है ना, हाई यील्ड वैरायटी, ऐसा है, बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और रासायनिक खाद कीटनाशकों की ज़रूरत थी, तो अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया।
वो क्यों किया था? क्योंकि भैया हरित क्रांति सबसे पहले वहीं आई थी। ठीक है, इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया। ये आपको याद रखना पॉइंट। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर, फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज हो गई 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, मतलब बढ़ गया हरित क्रांति से। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस फसल को हुआ है, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि गेहूं को हुआ है सबसे ज़्यादा फायदा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। फिर से आंकड़ा इन्होंने दे दिया है और एक कहानी के रूप में बता दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, ये भी एक बात है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे गांधी जी का वो कथन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पढ़े हैं NCERT तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेतों की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हुई है। इसका नकारात्मक प्रभाव है, ये मिट्टी की उर्वरता कम हुई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या हुआ? नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हुआ है। मिट्टी की उर्वरता, भौम जल स्तर जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं और एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। तो कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। आपने सतत विकास पढ़ा होगा, है ना? तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रासायनिक उर्वरक की बात यहाँ पे हो रही है। चलो, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, ये भी देख लेते हैं। आपने जान लिया होगा खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेतों के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। 1960 में कृषक हैं गोविंद, जिनके पास थी 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि। ठीक है, गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा रहा। लेकिन अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था, खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। आज के समय में आप देखते होंगे मौसमी बेरोजगारी जैसे शब्द सुनते होंगे, है ना? और छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, वो भी आप सुनते ही होंगे। तो ये सब आप कृषि वाले क्षेत्र में ही ज़्यादातर देख सकते हैं, गांव एरिया में। ठीक है, मतलब धान की रोपाई स्टार्ट हो रही है तो लोग हैं, धान की रोपाई ख़त्म तो लोग निकल गए, है ना? फिर गेहूँ कटिया चालू हुआ या धान का कटिया चालू हुआ तो आ गए, फिर कटिया ख़त्म तो फिर निकल गए। तो ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर अब यहाँ पे श्रम की व्यवस्था की बात होगी। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है भाई। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं और इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या फिर बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता हो, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। ठीक है, मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल की। ठीक है, और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं
या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढने रहना पड़ता है। ठीक है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपया निर्धारित किया, मार्च 2017 की रिपोर्ट हुई है। ठीक है। लेकिन डाला को मात्र 160 ही मिलता है। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक हैं। ठीक है। अब खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले देख चुके खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की लगती भाई। तो किसानों की को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए अब। तो अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। तो बड़े किसानों से, गांव के साहूकारों से, खेती के लिए विभिन्न लागतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने भी पड़ते हैं। ये एक सविता की कहानी यहाँ पे बताई गई भैया। ठीक है। और ये आप पढ़े भी होंगे अपने उसमें। फिलहाल चलिए दूसरा क्या है कि छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। ठीक है। चलिए अब तक की जो कहानी थी उसका ये सारांश है। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये पूरा सारांश। अब यहाँ पे अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री की बात करें। ये क्या होता है अधिशेष कृषि उत्पाद? क्या होता है भाई, आपके जीविकोपार्जन के लिए आपको जितनी आवश्यकता है आप उतना रख लें, और आपके आवश्यकता से अधिक जो भी चीज़ें होंगी वो अधिशेष मानी जाती हैं, है ना। तो अधिशेष क्या है? मान लीजिए किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूँ पैदा किया। गेहूँ की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूँ को क्या करते हैं? उत्पादन पूर्ण कब होगा? जब गेहूँ कटाई हो जाएगी और वो घर में आ जाता है। ठीक है। तो वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूँ की पूर्ति करते हैं। ठीक है। ओके। चलिए, एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूँ प्राप्त हुआ। अधिशेष मतलब उनकी आवश्यकता से इतना ज़्यादा है। ठीक है। अपने अतिरिक्त गेहूँ को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है। अच्छी कमाई करता है तेजपाल सिंह। एक कमाई क्या करता भाई इस कमाई का? तो पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर लिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। स्थिर पूंजी में वृद्धि होगी भाई। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपने ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं, जैसा कि हम देखेंगे। इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। तो गैर कृषि क्रियाएं पालमपुर में क्या है? वहाँ पे डेयरी है, अन्य प्रचलित क्रिया है। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास, बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला है। डेयरी आप सुने होंगे, है ना, जहाँ से दूध दूर दराज के शहरों कस्बों में भेजा जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे लघु स्तरीय विनिर्माण का उदाहरण है पालमपुर में। तो पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। शहरों कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। ठीक है। अब जैसे देखते होंगे ना, कोई कूटने की मशीन, कोई पेराई मतलब तेल पेरने की मशीन है ना लगा लेता, कोई पिसाई की मशीन लगा देता है। तो ये सारी चीज़ आप सुने होंगे। अभी हम मिस्री लाल की भी कहानी बताई गई है। गन्ना पेरने की मशीन इन्होंने लगा रखी है।
बिजली से चलती वो भैया उस अपने खेतों में उन्होंने लगाया। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से होता था, अब देखे होंगे, ठीक है। पर अब लोग उसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है, ठीक है, गुड़ बनाता है और गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमाता है, ठीक है। यहाँ करीम की भी कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल दिया। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं, तो गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी, तो उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय कर लिया। अब देखो, उसने 2 महिलाओं को रोजगार भी दे दिया, बाकी बच्चों को बाहर शहर ना जाना पड़े, इसलिए वो लोग वहीं पे अब सीखने लगेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, करीम की भी कमाई चमकेगी और 2 महिलाओं को रोजगार मिल गया भाई, उनके भी परिवार धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी धीरे धीरे। तो वैसा काम होता है वहाँ पर, ठीक है, गाँव में। तो पालमपुर का एक दुकानदार है कोई, तो पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं, ठीक है, वस्तु विनिमय। पालमपुर के व्यापारी व दुकानदार जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं। गाँव में आप दुकानें देखेंगे छोटी मोटी, है ना, उन्हें गांव में लाकर बेचते। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कापी, पेन, पेंसिल, यहाँ से कुछ ऐसे कपड़े उपड़े भी बिकते रहते हैं, ठीक है। ऐसा भी आपने देखा होगा। फिर परिवहन तेजी से विकसित होता है, एक क्षेत्र है। पालमपुर रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वही लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल हुए लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं, तो उनको भी रोजगार मिल रहा है, ठीक है। किशोर की यहाँ पे कहानी बताइए। किशोर खेतिहर मजदूर हैं। एक अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है, ठीक है। यहाँ पे उनकी कहानी बता दी गई है, ठीक है ना। सारांश क्या है, गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है, ठीक है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी और दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। तो भूमि क्या है भैया, स्थायी भी है और दुर्लभ भी है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त संसाधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, ठीक है। मतलब उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के कई अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य करना प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सारांश रहा इसका। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न भी दिया गया, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है। तो पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर तालिका को भरना है। अवस्थिति क्षेत्र है, गांव का कुल क्षेत्र है, भूमि का उपयोग है, तो आपको ये सब देखना है इसमें, ठीक है। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की भैया, सिंचाई के लिए मदद हो गई उनकी, है ना। विनिर्माण उद्योग उन्होंने अपने लगा लिए हैं। अब सिंचाई उचाई करेंगे तो खेती भी बढ़ेगी उनकी, खेती फसल उत्पादन भी अच्छा खासा होगा, पैदावार भी बढ़ जाएगी, उनकी इनकम भी बढ़ेगी, है ना। मार्केट में चहलकदमी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है। सिंचाई जितनी बढ़ेगी उत्पादन उतना ही अधिक होगा, और उत्पादन जितना अधिक होगा लोगों को उतना ही रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। उनकी आर्थिक स्थिति होगी अच्छी होगी तो क्या होगा, जीडीपी में भी ग्रोथ होगा, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होगी, ठीक है। वो खरीदारी करेंगे
तो पैसा कहाँ जाएगा? मार्केट में ही डोलेगा। और मार्केट में जब पैसा डोलेगा तो उस पैसे का जो उपयोग है वो देश की जीडीपी में ही तो होगा ना। तो जीडीपी ग्रोथ करेगी तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो भाई राष्ट्रीय आय बढ़ी तो प्रति व्यक्ति इनकम, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो कई सारी चीज़ें इसी से एक चीज़ से कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं अपनी। ठीक है, चलो ठीक है भैया, ये सब थोड़ा सा आप इसको प्रश्न देखेंगे ना, तो प्रश्न को देखकर थोड़ा सा दिमाग पर अगर जोर मार देंगे ना तो अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी की वीडियो यहीं समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर कल देखते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, या फिर एक काम करेंगे, अभी इसी में हम पूरा किताब ही निपटा देते हैं। ठीक है, 4 ही चैप्टर है। ठीक है, तो